जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और एएमएल कोर्स की ये 8वीं वीडियो है और चैप्टर 5 की ये पहली वीडियो है। इस चैप्टर में टोटल 2 वीडियोज़ होंगी। सो पहले में हम डिस्कस करेंगे रिस्क बेस्ड अप्रोच को। लास्ट वीडियो में हमने रिस्क बेस्ड अप्रोच को ब्रीफली देखा था और इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि रिस्क बेस्ड अप्रोच कैसे अप्लाई की जाती है कस्टमर्स पे और कैसे इंस्टीट्यूशन अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच अप्लाई करके। और इसमें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन तमाम कस्टमर्स को हाई रिस्क के तौर पे नहीं ट्रीट किया जा सकता है या सेम ट्रीट क्यों नहीं किया जा सकता। तो ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो अल्बर्ट का कंसल्टेंट है वो अल्बर्ट को बताता है कि आपने जो रिस्क एलिमिनेट नहीं कर सकते बिल्कुल। अब ये नहीं कोई भी इंस्टीट्यूशन कर सकता कि हम रिस्क को बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, कोई कस्टमर ऐसा हम ऑनबोर्ड ही ना करें जिसका कोई रिस्क ना हो। तो ऐसा नहीं हो सकता, आप एलिमिनेट नहीं करते। तो बेसिकली आप रिस्क को मेजर करते हैं और उसके प्रोपोर्शनल जो है आप स्पेसिफिक मेजर्स अडॉप्ट करते हैं कि कैसे उस रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई लो रिस्क कस्टमर है तो उसके लिए सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस होगी, और अगर कोई मीडियम रिस्क है तो उसके लिए कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होगी नॉर्मल जो होती है, और अगर कोई हाई रिस्क है तो उसके लिए इनहेंस ड्यू डिलिजेंस होगी। अच्छा, ये एफएटीएफ की पहली रिकमेंडेशन है। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मेरी गट फीलिंग थी या मुझे फीलिंग आ रही थी कि ये लो रिस्क होगा कस्टमर, तो हमने उसे उस फीलिंग की बुनियाद पे रिस्क कैटेगराइज कर दिया। बेसिकली इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जो हम डिस्कस करते हैं अभी आने वाली स्लाइड्स में। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर माइंडसेट होगा जो डिटरमिन करेगा हर डिसीजन को। उसी की बुनियाद पे तमाम कस्टमर्स का रिस्क इवेलुएट होगा। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं जो हम देखते हैं। रिस्क बेस्ड अप्रोच क्या है? रिस्क बेस्ड अप्रोच उस अप्रोच को कहते हैं जहाँ पे आप कस्टमर का या प्रोडक्ट का जो रिस्क है उसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसे असेस करते हैं और उसी के प्रोपोर्शनेट आप रूल्स को या कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि उस रिस्क को मैनेज किया जा सके। अगर आप बिल्कुल लूज़ कर देंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग के या टेररिस्ट फाइनेंसिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, और अगर आप इसे बहुत ज़्यादा सख्त कर देंगे तो अपना बिजनेस लूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप तमाम कस्टमर्स की इनहेंस ड्यू डिलिजेंस करना शुरू कर देंगे तो वो कस्टमर आपके इंस्टीट्यूशन में नहीं आएंगे। जो एक एम्प्लॉयड है और जिसकी सिर्फ सैलरी आती है, और अगर आप हर बार उसकी हर ट्रांजैक्शन पे आप उसे कहें डॉक्यूमेंट सिखाएं और डॉक्यूमेंट शो करें तो उसके लिए काफ़ी इनकन्वीनियंट होगा। तो वो किसी और बिजनेस या किसी और बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लेगा या किसी और फिनटेक में चला जाएगा या कहीं और अकाउंट खुलवा लेगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। और इसके साथ साथ फिर ऑपरेशनल रिस्क भी है कि आप बहुत ज़्यादा फिर कंप्लायंस डिपार्टमेंट आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। आपको ऑपरेशनल स्टाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा ये तमाम मेजर्स अप्लाई करने के लिए। तो इसलिए रिस्क बेस्ड अप्रोच जो है वो ज़्यादा बेहतर रहती है, ताकि अगर कोई लो रिस्क कस्टमर है तो उसके लिए सिंप्लीफाइड मेजर्स हों, जबकि अगर कोई हाई रिस्क कस्टमर है तो उसके लिए इन्हेंस्ड ड्यू डिलिजेंस हो। तो रिस्क जो है ये फीलिंग नहीं है कोई कि मुझे ये फील हो रहा है और मैंने उस बेस पे कस्टमर का रिस्क असेस कर लिया। आपकी फीलिंग नहीं होगी, एक स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट होगी, और वो स्ट्रक्चर असेसमेंट जो है वो कस्टमर की जियोग्राफी पे होगी। आप कौन सा प्रोडक्ट या कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट लेना चाह रहा है उसके ऊपर होगी। कस्टमर की प्रोफाइल क्या है, उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, ट्रांजैक्शन बिहेवियर क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, जियोग्राफी जो कस्टमर की जियोग्राफी है उसमें 2 चीज़ें मैटर करेंगी। कस्टमर कहाँ का नेशनल है और कस्टमर कहाँ पे रिज़ाइड कर रहा है। अब ये कस्टमर से मुराद नेचुरल कस्टमर भी हो सकता है और लीगल एंटिटी भी हो सकती है। लीगल एंटिटी में फिर हम देखते हैं कि कस्टमर वो जो लीगल एंटिटी है वो कहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है, वो बिज़नेस कहाँ पे करती है, उसके कस्टमर्स कहाँ पे हैं, तो वो उसका थोड़ा-सा इवैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंडेड है उसकी इवैल्यूएशन, और उसके साथ-साथ उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, डायरेक्टर्स हैं और यूबीओज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो वो कहाँ पे हैं, वो कहाँ पे रिज़ाइड करते हैं, और फिर उनके परसेंटेज जो हम केवाईबी वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे उसे डिटेल के साथ। तो कस्टमर कहाँ का नेशनल है, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। सेम उस वक़्त होंगी जब कस्टमर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे हमारे पाकिस्तानी या इंडियन लोग हैं वो मिडल ईस्ट में या यूरोपियन कंट्रीज़ में या यूएसए में जाते हैं, तो वो नेशनल तो अपने कंट्रीज़ के होते हैं लेकिन वो रिज़ाइड कहीं और कर रहे हैं, कहीं और रिहाइश पज़ीर हैं, तो उनकी जो मुस्तकिल रेज़िडेंस है वो किसी और कंट्री में होती है। तो जिस कंट्री में उनकी रेज़िडेंस है वहाँ पे उसे इवैल्यूएट किया जाता है, और मेजॉरिटी जो है रिस्क की जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है वो रेज़िडेंस को दी जाती है कि कस्टमर कहाँ पे रिज़ाइड कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई सैंक्शन कंट्री है, लेट्स से रशिया की अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, तो अगर कोई रशियन है, रशियन नेशनैलिटी होल्डर है और वो
उसकी रेजिडेंस भी रशिया में ही है, तो उसे मेजॉरिटी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं जैसे रेवोलूट हो गया, वाइज हो गया, या इस तरह की और फिनटेक कंपनीज, पेपाल वगैरह, वो उन्हें ऑन बोर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो रशियन कस्टमर को या रशिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो इसी तरह सेम पेपाल की अगर हम मिसाल ले लें, तो पेपाल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं उनके लिए उन्हें पेपाल ऑन बोर्ड नहीं करेगा। अब अगर आप एक्सेस कर भी लेंगे उसे, तो जब अगर वेरीफाई करेंगे अपने आप को, तो वो आपकी वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी रेजिडेंट अगर यूरोप में चला जाता है, तो वहाँ पे वो पेपाल का अकाउंट ओपन कर सकता है। तो ये असेस करता है, तो पेपाल का जो रिस्क है वो उसमें पाकिस्तानी कंट्रीज़ को प्रोहिबिट किया हुआ है। उनकी अपने रिस्क असेसमेंट है, अब उसमें AML CFT भी इन्वॉल्व है, और उसके अलावा उनके अपना प्रोडक्ट रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो मुख्तलिफ ये उनका बिजनेस डिसीजन है। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सेम नहीं है। तो किसी भी कस्टमर को जो इवेलुएट करते हैं, उसकी जियोग्राफी का जो रिस्क है वो इवेलुएट करने के लिए उसकी नेशनैलिटी और उसके करंट रेजिडेंस, इन दोनों को इवेलुएट किया जाता है। अब ये एक यहाँ पे एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर किसी हाई रिस्क कंट्री से है और उसकी जो रेजिडेंस है वो लो रिस्क कंट्री में है, तो अब दोनों मिलके मीडियम रिस्क बन जाएगा। सिर्फ जियोग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों को अगर हम एवरेज करेंगे तो ये एक मीडियम रिस्क होगा। लेकिन अगर कस्टमर लो रिस्क में है और रिजाइडिंग भी वो लो रिस्क कंट्री में है, फॉर एग्जांपल अगर कोई यूरोपियन नेशनल है और यूरोप में ही रिजाइड कर रहा है, चाहे वो किसी और कंट्री में है, लेकिन वो दोनों लो रिस्क ही है, तो उसका रिस्क लो होगा। अगर कोई कस्टमर हाई रिस्क कंट्री में है और उसका जो उसकी रेजिडेंस है वो भी हाई रिस्क कंट्री में है, तो यहाँ पे वो जो कस्टमर है उसका रिस्क हाई होगा। अच्छा, जो नेक्स्ट असेसमेंट है हमारी प्रोडक्ट रिस्क। प्रोडक्ट रिस्क में मुख्तलिफ कंपनीज या मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन जो हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ़र करते हैं अपने कस्टमर्स को। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेडिशनल बैंक में चले जाएं, तो वहाँ पे कुछ लोगों का करंट अकाउंट होगा, कुछ का सेविंग अकाउंट होगा, बिजनेस अकाउंट हो गया, तो मुख्तलिफ ये प्रोडक्ट इन्हें कहा जाता है। फिनटेक में ये चीज़ें मैटर करती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिप्टो एक्सचेंज की मिसाल ले लें, अगर आप बाइनेंस, जो कि बहुत कॉमन है, अगर आप बाइनेंस में देखें तो बाइनेंस में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो टू क्रिप्टो एक्सचेंज है सबसे पहले, उसके अलावा फिर फिएट टू क्रिप्टो है, जहाँ पे आप अपनी करेंसी को क्रिप्टो में चेंज करते हैं। अब उसमें भी दो हैं, एक तो P2P ट्रेडिंग हो गई, दूसरा डायरेक्टली आप बाइनेंस से परचेज करते हैं। तो बाइनेंस कहीं पे वो अलाउ करता है और कहीं पे नहीं करता है। कुछ कंट्रीज़ में वो बाइनेंस से डायरेक्ट परचेजिंग अलाउ है, कुछ कंट्रीज़ में नहीं है। अब पाकिस्तान में बाइनेंस बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू क्रिप्टो करेंसी परचेज अलाउ नहीं करता। तो ये उनकी रिस्क असेसमेंट की बेस पे होता है, और फिर वो ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो कहाँ पे लाइसेंस्ड है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर फिएट टू क्रिप्टो और क्रिप्टो टू फिएट एक्सचेंज कर रहा है, तो उसका रिस्क जो है वो हाई होगा, बजाय इसके कि जो कस्टमर क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड कर रहा है। उसके बाद P2P जो ट्रेड कर रहा है, मे बी उसका रिस्क हाई हो या मीडियम हो, ये उस कंपनी की या उस इंस्टीट्यूशन की रिस्क असेसमेंट पे डिपेंड करता है। इसी तरह फिर अगर कोई कस्टमर सिर्फ फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, तो उसका रिस्क डिफरेंट होगा स्पॉट ट्रेडिंग वाले से। कोई ऑप्शन ट्रेड कर रहा है तो उसका रिस्क डिफरेंट होगा। तो ये जो प्रोडक्ट जो कस्टमर बताएगा शुरू में कि वो क्या यूज़ करना चाहता है, किस मकसद के लिए वो प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाह रहा है, और कौन सी सर्विसेज वो यूज़ करना चाह रहा है उस प्लेटफॉर्म की या उस इंस्टीट्यूशन की, वो भी इवेलुएट करते हैं कस्टमर की रिस्क प्रोफाइल को। ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल को इवेलुएट किया जाता है। इसमें एक कस्टमर की रिस्क प्रोफाइल इटसेल्फ होती है कि वो अगर कस्टमर सैलरीड पर्सन है, उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। अगर वो बिजनेसमैन है, अगर उसका अपना बिजनेस है, तो उसका रिस्क डिफरेंट होगा उससे जो एम्प्लॉयड है, क्योंकि एम्प्लॉयड जो कस्टमर है उसकी सैलरी फिक्स सैलरी आ रही होगी हर महीने, तो वो एक एक्सपेक्टेड पैटर्न है और वो ऑलरेडी वेरीफाइड है। उसकी सैलरी स्लिप वगैरह जब अकाउंट ओपनिंग के दौरान उससे सैलरी स्लिप वगैरह ली जाती है, उसकी बैंक स्टेटमेंट प्रीवियस इंस्टीट्यूशन की देखी जाती है, तो ये ऑलरेडी इजी होता है, उसका रिस्क लो रिस्क में वो शामिल होता है। लेकिन अगेन इसमें एक और चीज़ मैटर करती है कि वो एम्प्लॉयड है, लेकिन कहाँ पे एम्प्लॉयड है, वो इंडस्ट्री भी मैटर करती है। अगर कोई शख्स अब क्रिप्टो एक्सचेंज में एम्प्लॉयड है फॉर एग्जांपल, तो उसका रिस्क डिफरेंट होगा उससे कि जो एजुकेशन इंडस्ट्री में जो एक टीचर है या जो एजुकेशन इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है। तो ये चीज़ें भी फिर फर्दर इंडस्ट्री भी देखी जाती है कि इंडस्ट्री कहाँ पे है।
अच्छा, फिर ये भी देखा जाता है कि कस्टमर एम्प्लॉयड तो है लेकिन साथ में वो एडिशनल ट्रांजैक्शन भी कर रहा है, तो इससे भी उसका रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। और दूसरी मिसाल हमारे पास जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की है, जो बिजनेसमैन है जिसकी इरेगुलर ट्रांजैक्शंस हैं, तो उसका रिस्क अल्टीमेटली हाई होगा या मीडियम होगा, उससे ज़्यादा ही होगा जो सैलरीड या एम्प्लॉयड पर्सन है। अब इसमें एक और चीज़ देखने की है कि ट्रांजैक्शन जब फ्यूचर में इंक्रीज़ होंगी तो उस ट्रांजैक्शन की बुनियाद पे भी कस्टमर का रिस्क इवेलुएट होगा और कस्टमर का रिस्क चेंज हो सकता है, ये स्टेटिक नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, ये हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन को हम कैसे डील करते हैं और ये होता क्या है। तो अगर कोई शख्स पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है या अभी वो नॉर्मल था, बाद में वो पॉलिटिशियन बन गया या उसने कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर लिया, तो उसका रिस्क हाई हो जाएगा। तो ये रिस्क जो है ये स्टेटिक नहीं होता, ये रिस्क चेंज होता रहता है सिचुएशन के हिसाब से, ट्रांजैक्शन बिहेवियर पे। कस्टमर की अगर कोई लोकेशन चेंज हो गई, अगर कस्टमर पहले किसी हाई रिस्क कंट्री में रिजाइड कर रहा था, बाद में लो रिस्क में मूव हो गया या लो से हाई रिस्क में मूव हो गया, तो एड्रेस अगर कस्टमर का चेंज हो गया तो उसका रिस्क भी चेंज हो सकता है, या कस्टमर ने कोई और प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये चेंजिंग भी होती रहती है। ऑनबोर्डिंग के दौरान भी जब कस्टमर रजिस्टर कर रहा होगा उस वक्त भी इवेलुएट किया जाता है, और उसके साथ साथ फिर कस्टमर के ट्रांजैक्शन बिहेवियर, इसे भी बैक एंड पे कंप्लाइंस डिपार्टमेंट में देख रहा होता है और उसे विजुलाइज करते हैं, और उसके बाद कस्टमर का जो रिस्क है उसे इवेलुएट किया जाता है। ट्रांजैक्शन बिहेवियर, अच्छा, ट्रांजैक्शन बिहेवियर में दो चीज़ें हैं। एक, ऑनबोर्डिंग के दौरान अगर हम कस्टमर से पूछ लें कि आप कस्टमर ने की ट्रांजैक्शन क्या होंगी, तो वो बताता है जी मेरी सिर्फ सैलरी आ रही है, तो ये एक लो रिस्क होगा, एक स्टैटिक ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर वो बताता तो सैलरी है और 5,000 बताता है, लेकिन महीने में उसके अकाउंट में 50,000 आए हैं, तो ये एक डिफरेंट बिहेवियर होगा, और इसकी बुनियाद पे उसका कस्टमर का जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और उसी बुनियाद पे ये एक रेड फ्लैग होगा, और कस्टमर से पूछा जाएगा कि क्योंकि कस्टमर ने जो डिक्लेयर किया है ये उससे काफ़ी ज़्यादा है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम किसी से लोन ले लेते हैं या इस तरह की कोई और ट्रांज़ैक्शन है वो हम करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन 10x बढ़ जाना ये एक, या 1000% अगर किसी की इंक्रीज़ हो रही है ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जो उसने डिक्लेयर किया, तो ये एक रेड फ्लैग है। तो इससे फिर कस्टमर के से इसके बारे में पूछा जाता है। तो फ्रीक्वेंट अगर कस्टमर की ट्रांजैक्शन जो है वो आउट ऑफ कंट्री हो रही हैं, क्रॉस बॉर्डर हो रही हैं, तो ये रिस्क को इवेलुएट करता है। फिर कैश इंटेंसिव एक्टिविटी, जैसे हमने पीट की मिसाल ली थी, अगर कैश इंटेंसिव अगर किसी का बिजनेस है और वो कैश डिपॉजिट ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो हाई रिस्क काउंट होगा, यानी कि उसका रिस्क डिफरेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इवेलुएट करती हैं कि कस्टमर का रिस्क क्या होगा। एक तो हम उसे ऑनबोर्डिंग के दौरान जब रजिस्ट्रेशन होती है कस्टमर की, उस वक्त पूछा जाता है इन सारी चीज़ों के बारे में, और फिर कंस्टेंटली उसे मॉनिटर भी किया जाता है कि कस्टमर ने जो उसकी रिस्क ट्रांजैक्शन बिहेवियर है ये उसी पैटर्न पे है जो उसने डिक्लेयर किया था या उससे डिफरेंट है। अगर उससे डिफरेंट होगा तो उससे फिर फर्दर चीज़ें पूछी जाएंगी, उससे फर्दर डॉक्यूमेंटेशन पता की जाएगी। अच्छा, अब आखिर में हम देखते हैं रिस्क स्कोरिंग मैट्रिक्स। अब ये होता क्या है और ये काम कैसे करता है? अगर हम इसे एक एक्सेल शीट में डालें, तो ये तमाम जो कस्टमर का जो प्रोडक्ट है जो उसने करना है उसमें लो मीडियम हाई आप कर लें। फिर उसके बाद अगर आप कस्टमर की एज भी साथ में मेंशन कर लें, और नेशनैलिटी हो गई, रेजिडेंस हो गई, और ट्रांजैक्शन बिहेवियर, वो सारा कुछ एक ही उसमें। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सेल शीट में उसे लिखेंगे, तो लेट्स से मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि हम प्रोडक्ट उसका लो रिस्क है 1 हो गया, और उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है वो भी लो रिस्क है, तो हम लो को हम 1 कह देते हैं, मीडियम को 2 कह देते हैं, और जो हाई रिस्क है उसे हम 3 कैलकुलेट करते हैं। और तो फिर हम आखिर में ये करेंगे कि जो तमाम तमाम रिस्क को ऐड कर लेंगे। उसे ऐड करने के बाद फॉर एग्जांपल लेट्स से कस्टमर का रिस्क स्कोर 10 है, और हम फिर आखिर में जो फाइनल हमारा वो रिस्क स्कोरिंग मैट्रिक्स है उसमें हम कहते हैं कि अगर कस्टमर का रिस्क 0 से 13 के दरमियान हुआ तो वो लो रिस्क होगा, अगर 13 टू 18 हुआ तो वो मीडियम होगा, और अगर 18 टू 30 हुआ तो वो हाई होगा, और अगर 30 प्लस है तो हम उसे प्रोहिबिटेड में काउंट करेंगे कि हम उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते या उस कस्टमर के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, या उसे ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, उसके साथ हमारा बिजनेस ओपन नहीं होगा। और अगर ऑलरेडी उसका अकाउंट ओपन है और उसका रिस्क वो 30 क्रॉस कर जाता है तो वो प्रोहिबिटेड होगा। तो लो रिस्क हो गया कि, और लो रिस्क में क्या होता है कि जब आप इवेलुएट कर लेते हैं कस्टमर का रिस्क,
ये सारा कुछ ऑटोमेटेड होगा, एएमएल डिपार्टमेंट ये मैट्रिक्स बना लेगा और फिर जैसे ही कस्टमर की इन्फॉर्मेशन एंटर की जाएगी सिस्टम में, तो वो ऑलरेडी वो सिस्टम उसे कैलकुलेट करके कस्टमर का रिस्क बता देगा, ये लो है, मीडियम है या हाई है, और फिर उसी हिसाब से जो फर्दर इम्प्लीमेंटेशन है या कंट्रोल्स हैं वो अप्लाई किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल लो रिस्क के लिए सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस होगी, जो नॉर्मल केवाईसी वगैरह होती है वो होगी, उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। जो मीडियम रिस्क है उससे मे बी उसकी सैलरी स्लिप वगैरह मांग ली जाए, और जो हाई रिस्क होगा उसकी फिर इन्हेंस ड्यू डिलिजेंस की जाएगी। और इन्हेंस ड्यू डिलिजेंस में कस्टमर से डिटेल के साथ उसका सोर्स ऑफ फंड पूछा जाता है, सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाता है, और सिर्फ पूछा ही नहीं जाता, उनके डॉक्यूमेंट्स भी लिए जाते हैं जो इवेलुएट करते हैं, और इन्हेंस ड्यू डिलिजेंस में काफ़ी टाइम लग जाता है। डिपेंड करता है वर्कलोड कितने कंप्लायंस डिपार्टमेंट पे, लेकिन नॉर्मली जो है आप मिनिमम एक हफ्ता लग जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स आप मांगते हैं कस्टमर से, कस्टमर ने वो इकट्ठे करने और फिर उसके बाद प्रोवाइड करने और फिर बाद में उसे इवेलुएट करना। तो ये टाइम कंज्यूमिंग काम है, इसलिए हम हाई रिस्क हर कस्टमर पे अप्लाई नहीं कर सकते। और प्रोहिबिटेड वो कस्टमर जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है, या कस्टमर किसी प्रोहिबिटेड कंट्री से है और वहीं पे रिज़ाइड कर रहा है, तो या सैंक्शन कंट्री से है, या कस्टमर खुद सैंक्शन है, तो उसके साथ बिज़नेस नहीं किया जाता। और रिस्क जैसे मैंने बताया कि रिस्क चेंज हो सकता है अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो तो होंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई लो रिस्क है और उसकी ट्रांजैक्शन बिहेवियर जो है वो उसका पैटर्न इनकंसिस्टेंट है, तो वो उसका रिस्क मे बी हाई हो जाए या मीडियम हो जाए, तो रिस्क चेंज हो जाता है। अच्छा, रिस्क स्कोरिंग मैट्रिक्स या जो आपका एएमएल कंप्लायंस प्रोग्राम है, वो बोर्ड जो है, कंपनी का बोर्ड होता है जो इंस्टीट्यूशंस का, बोर्ड, उसमें मैनेजमेंट बोर्ड में मेंबर्स होते हैं 3-4, या जो भी कंपनी का स्ट्रक्चर है, तो वो उसे अप्रूव करते हैं, जो भी रिस्क मैट्रिक्स होगा। तो अब अल्बर्ट को और आप लोगों को भी ये समझ आ चुकी है कि जो रिस्क स्कोरिंग मैट्रिक्स है वो कैसे बिल्ड किया जाता है, कौन से उसके फंडामेंटल्स हैं या कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं, और वो ये डॉक्यूमेंटेड होता है और उसे बोर्ड अप्रूव करता है। हर प्रोडक्ट को इंडिविजुअली असेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग है, उस प्रोडक्ट का रिस्क लो होगा, और फिएट टू क्रिप्टो या क्रिप्टो टू फिएट एक्सचेंज जो है उसका रिस्क हाई होगा। और जियोग्राफिकल रिस्क जो है ये इवेलुएट कैसे किया जाता है, इसमें नेशनलिटी और रेजिडेंस जो है ये कैसे इन्हें मेजर किया जाता है। कस्टमर का जो प्रोफाइल है, उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, उसका सोर्स ऑफ फंड, और फिर एम्प्लॉयड किस इंडस्ट्री में है, ये सारा कुछ भी देखा जाता है। फिर का आखिर में कस्टमर को एक रिस्क कैटेगरी असाइन की जाती है, और उस कैटेगरी की बुनियाद पे अगर कस्टमर हाई रिस्क हो तो फिर फर्दर डॉक्यूमेंट उससे मांगे जा सकते हैं और इन्हांस ड्यू डिलिजेंस की जाती है। और फिर उसके साथ साथ एक मॉनिटरिंग सिस्टम बिल्ड किया जाता है, जो कस्टमर का जो फ्यूचर में जैसे वो ट्रांजैक्शन बिहेवियर जो है उसे मॉनिटर किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में हम केवाईसी और वेरिफिकेशन देखेंगे कस्टमर की कि वो कैसे की जाती है, जो कि रिकमेंडेशन है एफएटीएफ की कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी कम्युनिटी आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो रही है व्हाट्सएप पे। आपको इस लेक्चर की पीडीएफ और इसके अलावा और भी काफ़ी मालूमात कैंप के रिलेटेड और एएमएल में अपना करियर कैसे शुरू करना है, या आपके कोई सवाल हों तो आप कमेंट्स में और उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।